नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 12 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। हमारी इकाई 1 है जनसंचार माध्यम और लेखन। देखो बच्चों, जनसंचार माध्यम हम पढ़ चुके हैं। हम अब जनसंचार माध्यम के लिए जो लेखन का कार्य होता है उसको हम पढ़ रहे हैं। हमारा अध्याय 3 है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। यानी लेखन जो कार्य होता है, कुछ लिखा जाता है उसके बाद ही वो बोला जाता है, कुछ लिखा जाता है उसके बाद ही वो प्रिंट मीडिया के द्वारा छापा जाता है। तो हम विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन कार्य पढ़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा? प्रिंट मीडिया के लिए पढ़ा किस तरह लेखन कार्य होता है, रेडियो के लिए किस तरह लेखन कार्य होता है, और टेलीविज़न का पिछली कक्षा में हमने ढांचा या फॉर्मेट पढ़ा कि इस तरह इस फॉर्मेट के अनुसार हम समाचार बनाते हैं। उसमें 7 भाग थे, उन 7 भागों के अनुसार अलग अलग हम समाचार अलग अलग तरीके से हम समाचार को लिख करके और टेलीविज़न पर बोल सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज हम रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली के बारे में जानेंगे। अब तक तो हमने ये देखा कि हम किस तरह समाचार को लिख सकते हैं और लिख करके किस प्रकार बोल सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए, कौन सी शैली होनी चाहिए, किस भाषा शैली में हम लिख सकते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। दरअसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फार्मूला नहीं हो सकता। देखो, लिखने का कोई फार्मूला थोड़ी होता है। लिख सकते हैं हम, हर व्यक्ति की लिखने की अलग अलग कला होती है, लेकिन शब्दों का प्रयोग वो ही होता है। कुछ बहुत विद्वान लोग होते हैं जो बहुत क्लिष्ट यानी जटिल शब्दों को काम में लेते हैं। कुछ मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो मध्यमता के अनुसार लिखते हैं, वो मतलब उसी तरीके के शब्दों को यूज में लेते हैं, काम में लेते हैं। और जो बिल्कुल सरल सहज भाषा बोलते हैं, जो ग्रामीण भाषा का यूज करते हैं या ग्रामीण भाषा का, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। आपने देखा कई लेखक होते हैं जो ठेठ ग्रामीण भाषा में लिखते हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, वो किसी प्रकांड पंडितों के द्वारा लिखे जाते हैं। लेकिन कई जो लेखक होते हैं वो शुद्ध हिंदी में भी लिख सकते हैं, कई संस्कृत में लिखते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हिंदी के साथ में अरबी फारसी के शब्द या अंग्रेजी के शब्द या ठेठ गंवारू शब्द भी काम में ले सकते हैं। तो हर तरीके के लेखन का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है कि किस गणित की तरह कि हम इस फॉर्मूले से हमको ये सवाल हल करना है। इस तरह लेखक यहाँ कह रहे हैं कि किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मूला या कोई सूत्र नहीं है। रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी नहीं है। मतलब रेडियो और टीवी की जो पत्रकारिता है उसमें भी लेखन कला का कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें केवल अपने दिमाग से, अपनी सोच समझ से, और हमको ये देखना है कि हम किसको ये हमारा समाचार सुनाने जा रहे हैं। जो जनता है जो समाचार सुन रही है वो किस भाषा को अच्छे से समझती है, किस तरीके के शब्दों को अच्छे से समझती है, उसी तरीके का हम यहाँ भाषा शैली लेखन करते हैं। तो रेडियो टीवी पत्रकारिता का भी लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं है। प्रयोगशीलता भाषा को भी समृद्ध करती है और माध्यम को भी। रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है। जो प्रयोगशीलता है यानी नित्य नए शब्दों के ऊपर प्रयोग करना, मतलब हम अगर मान लो हम विकास करते जाएंगे, प्रयोग करते जाएंगे तो हर चीज़ समृद्ध होती जाएगी। उसी प्रकार प्रयोगशीलता, यदि हम शब्दों के ऊपर प्रयोग करेंगे तो वो भी भाषा को समृद्ध करेंगे और माध्यम को भी। जो माध्यम हमारे रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम में, कई बार हम देखते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पहले रेडियो टेलीविज़न में बोले जाते थे, अब उन शब्दों को हटा करके उनकी जगह दूसरे शब्द काम में लेने लग जाते हैं। तो जो प्रयोगशीलता होती है, प्रयोग करते हुए हम देखते हैं, मतलब बोलते वक्त हम प्रयोग करते हैं कि इन शब्दों से जनता को, या जो लोग दर्शक वर्ग है जो टीवी देख रहा है या श्रोता वर्ग है जो रेडियो सुन रहा है, वो किस तरीके का महसूस करता है। उस प्रयोगशीलता के आधार पर हम भाषा को समृद्ध करते हैं और माध्यम को भी। रेडियो और टीवी जो दोनों हैं वो आम आदमी के माध्यम हैं। भारत जैसे विकासशील देश में उसके श्रोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है ये कि भारत जैसे विकासशील देश में, हमारा देश कैसा है, विकासशील देश है, अभी विकास कर रहा है, विकसित नहीं हुआ है। विकासशील देश में उसके जो श्रोता हैं और उसके जो दर्शक हैं उनमें क्या है, पढ़े लिखे लोग, यानी पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक, यानी जिनको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं। यानी सभी लोग रेडियो सुनते हैं, सभी लोग टीवी देखते हैं, टीवी पर सभी लोग समाचार सुनते हैं। जो लोग निरक्षर होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, समाचार सुनते हैं। सुन करके तो वो भी समझते ही हैं, भाई पढ़ने का ही तो ज्ञान नहीं है उनको, वो रीड ही तो नहीं कर सकते और लिख नहीं सकते, रीडिंग राइटिंग का ज्ञान नहीं है उनको केवल, लेकिन उन्हें सुन करके समझ तो आता है
समझ तो वो सब कुछ सकते हैं। हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े लोग थे, बुजुर्ग भी जो रहे हैं, उनको क्या वो बहुत समझदार और बहुत अनुभवी होते हैं, चाहे वो निरक्षर रहे हों। तो भारत जैसे विकासशील देश में उसके जो रेडियो के श्रोता हैं और जो टीवी के दर्शक हैं, वो पढ़े लिखे लोगों से लेकर निरक्षर तक और मध्यम वर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी है। इन सभी लोगों की सूचना की ज़रूरतें पूरी करना ही रेडियो टीवी का उद्देश्य है। रेडियो टीवी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम जो जनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो निरक्षर हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो किसान मजदूर हैं, जितने भी लोग हैं, उनको उनकी तरफ क्या करना, उनको सूचना पहुंचाना ही रेडियो टेलीविज़न का उद्देश्य रहता है। जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने का माध्यम भाषा है और इसलिए भाषा ऐसी होनी चाहिए वह सभी को आसानी से समझ में आ सके, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझौता भी न करना पड़े। अब देखो, आपस में बातचीत करने का, आपस में एक दूसरे को समझाने का जरिया क्या है? भाषा है। मैं आपको अभी करके बोल के बता रही हूँ, किसके माध्यम से? बोलने के माध्यम से, यानी भाषा के माध्यम से। जब तक भाषा नहीं होगी बिना भाषा के, तो हम क्या है, मूक बधिर हो जाएंगे। हमारे यहाँ मूक बधिरों के लिए भी एक अलग से लैंग्वेज होती है ना, अब तो उनके लिए भी भाषा बन गई है। तो भाषा क्या है? एक लोगों तक पहुंचने का माध्यम है। क्या? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का माध्यम है जो भाषा है। और इसलिए भाषा कैसी होनी चाहिए? हमारी बोली, हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? जो कि सबको आसानी से समझ में आ सके। बहुत कठिन और जटिल स्तर की भाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही ऐसी भाषा भी हो, ये नहीं इतनी सरल हो जाए कि भाषा का स्तर ही गिर जाए, लेकिन साथ ही भाषा के स्तर और गरिमा, यानी भाषा का जो स्तर है, भाषा की जो गरिमा है, उसके साथ हमको समझौता नहीं करना पड़े कि हमने भाषा को सरल बनाने के लिए भाषा का स्तर गिरा दिया या भाषा की गरिमा को हमने नीचा कर दिया। भाषा की गरिमा और भाषा के स्तर को बनाए रखने के साथ ही सरल शब्दों का प्रयोग करके हम जनमानस तक अपनी जिस भी माध्यम के द्वारा है, हम अपनी बात को पहुंचा सकें। इस कारण हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल रेडियो, टीवी और समाचार में भी करें। अब देखो, लेखक क्या कह रहे हैं? भाषा का स्तर और भाषा की गरिमा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है और भाषा को सरल और अच्छे शब्दों में भी प्रस्तुत करना है। इसके लिए जो हमारे दोनों माध्यम है, रेडियो और टीवी, उसमें हमारा यह दायित्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल रेडियो और टेलीविज़न पर होना चाहिए। आप समाचार देखते हैं, रेडियो पर भी सुनते हैं, टेलीविज़न पर भी देखते हैं, तो कितने साधारण शब्दों का और एक गरिमापूर्ण शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है। आप देखते हो कितने अच्छे शब्द होते हैं जो कि आपको आसानी से भी समझ में आ जाते हैं। सरल भाषा लिखने का सबसे बेहतर उपाय यह है कि वाक्य छोटे हों। ये बात मैं आपको शुरू से ही बताती आ रही हूँ। बहुत बड़ा अगर समाचार है, उसे छोटे वाक्यों में, यानी कि उसको समाहित कर दे। गागर में सागर भरना, अपन ने एक पिछले पाठ में भी, यानी जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने देखा, एक मुहावरा पढ़ा था, गागर में सागर भरना। ये समाचारों का एक महत्वपूर्ण मतलब वो होता है बताने का कि इस तरीके का महत्वपूर्ण समाचार है और उसको हमने बहुत छोटे शब्दों में करके जनता तक पहुँचा दिया है। तो वाक्य क्या हो? छोटे हों, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। कैसे हो? वाक्य छोटे हों, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं। असल में जब आप खुद किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटिल तरीके से लिखते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते हुए मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि जब पढ़ाने वाले को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ने वाले को कैसे आएगा? नहीं आएगा। इसी तरह जब समाचार वाचक जटिल शब्दों को बोलेगा, उसको खुद को ही नहीं पता, वो केवल देख के बोलेगा, तो सामने वाले को वो समझा नहीं पाएगा, दर्शक वर्ग या श्रोता वर्ग को। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं, जब आप खुद ही किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे? उसको आप जटिल तरीके से लिखेंगे। क्या करेंगे? जटिल तरीके से लिखेंगे। और जब जटिल तरीके से लिखेंगे तो सामने वाले दर्शक को या सामने जो हमारी पब्लिक है उसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हो तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सोचिए, अगर आपको यह खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते? देखो, लेखक ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि हमको जब दर्शक वर्ग को या श्रोता वर्ग को अपनी बात कहनी है तो उस बात को इस तरह बतानी है, उनको अपना, जैसे वसुधैव कुटुंबकम हमारी धरती है, इस धरती पर जितने लोग रहते हैं जिनको हम अपने समाचार सुना रहे हैं, वो क्या समझ के सुनाना चाहिए। मान लो हम अपने माता पिता, अपने छोटे भाई बहन या अपने सहपाठी को कोई बात बता रहे हैं, मतलब जितने सरल शब्दों में हम उनको समझा रहे हैं, उतने ही सरल शब्दों में हमको दर्शक और श्रोता वर्ग को ये बात बतानी है। तो लेखक कहते हैं, जब आप कोई खबर लिख रहे हो,
लिखने से, बोलने से पहले लिखते हैं, तो आप उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश करें कि खबर में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं, और उसके बाद सोचिए अगर यही खबर हमको अपने माता पिता, अपने परिवारजनों को, अगर किसी को देनी है, अपने सहपाठी को देनी, तो हम कौन सी भाषा में देंगे और किस तरीके की हमारी शैली होगी, उसी तरीके से हमको इस समाचार को लिख करके दर्शक वर्ग तक या श्रोता वर्ग तक पहुँचाना है। रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल संप्रेषणीय यानी प्रेषित करना, यानी कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, ये जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। अब देखो, लेखक यहाँ ये भी कह रहे हैं रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल संप्रेषणीय यानी अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, प्रभावी भाषा में आप उसको लिख रहे हैं, ये जांचने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। आपने देखा है जो रेडियो का जो होते हैं वाचक होते हैं या टीवी के जो एंकर होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले समाचार को पढ़ लेते हैं, खुद पढ़ते हैं। अब पहले तो बच्चों सामने नीचे समाचार रखा रहता था और नीचे देख करके बोलते थे, फिर ऊपर देखते थे नीचे। आजकल तो क्या वो सामने बिल्कुल कंप्यूटराइज होता है, सामने लगा रहता है, उसको देख देख करके वो पढ़ते रहते हैं और फिर अपने चेहरे के हाव भाव प्रकट करते रहते हैं। लेकिन क्या है, जो भी समाचार वाचक हो उसे पहले क्या करना चाहिए, जो समाचार लिखा गया है कौन सी भाषा में, सरल संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा में, उसको हमको दर्शक वर्ग के सामने या श्रोता वर्ग के सामने प्रस्तुत करने से पहले जोर जोर से बोल बोल कर उसको बाँच लेना चाहिए, यानी पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम जब पढ़ने लगे मतलब टीवी टेलीविज़न पर आकर या रेडियो पर, तो हम क्या है उसमें अटके नहीं। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो पाएगा कि भाषा में कितना प्रभाव है और उसे पढ़ने में समाचार वाचक या वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। समाचार लिखने वाला अलग होता है, समाचार को पढ़ने वाला अलग होता है। पहले समाचार लिखने वाला समाचार को पढ़ेगा, उसके बाद वाचक वाचिका उसको पढ़ेंगे। तो हम जब समाचार लिख रहे हैं तो हम भाषा इस तरीके की लिखें और उसको बोल बोल कर पढ़ें कि हमको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि जब वाचक या वाचिका इसको पढ़ेंगे तो वो इसमें कहीं किसी प्रकार नहीं अटकेंगे, और हम ये जान पाएंगे कि हम पढ़ने से, जब हम स्वयं पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाषा में कितना प्रभाव है जो भाषा हमने लिखी है, और उसे पढ़ने में समाचार वाचक वाचिका या जो टीवी के एंकर हैं उनको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और यह सभी लोग उसे आसानी से समझ जाएंगे। जब वो वाचक या वाचिका या एंकर जब पढ़ेंगे तो सामने वाला दर्शक वर्ग उसको आसानी से समझ जाएगा। हमने देखा रेडियो की जो भाषा होती है, रेडियो में जो समाचार लिखे जाते हैं, लिखने से पहले मैंने आपको बताया था, मान लो कोई अंक बड़ा है तो इसको किस में लिखेंगे, इसको शब्दों में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। और मान लो कोई तारीख है, उस तारीख को भी हम क्या करेंगे, उस तारीख को भी हम शब्दों में लिखेंगे, ना कि हम ऐसे लिखेंगे अंकों में। अंकों में लिखते वक्त क्या है, जैसे समाचार वाचक जो भी है रेडियो पर बोल रहा है और या इन अंकों को जब वो बोल रहा है तो वो 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। क्या करेगा, 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। यदि हम इनको क्या करेंगे, इनको यदि हम शब्दों में लिख देंगे तो वो तुरंत प्रवाह में बोलता हुआ चला जाएगा। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि इस तरह समाचार लिखे जाने चाहिए कि वाचक वाचिका या एंकर उसको प्रवाह में बोलता हुआ चला जाए। तो क्या है, जब वो प्रवाह में बोलेगा तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और सभी लोग उसे आसानी से समझ जाएंगे। रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। रेडियो और टीवी के समाचार में भाषा और शैली के स्तर में पर काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा वाक्य नहीं निकल जाए जो सामने दर्शक वर्ग है जो देख करके कहे कि देखो इस न्यूज़ चैनल के जो टीवी एंकर है वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हमको किसी के लिए भी किसी तरीके की गलत भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो रेडियो और टीवी के जो समाचार होते हैं उनमें भाषा और शैली के स्तर पर काफ़ी सावधानी रखनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द होते हैं जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न में उनके प्रयोग से बचा जाता है। दोनों की जो लिखने की भाषा शैली होती है और जो बोलने के वो होती है प्रिंट मीडिया में, और जो हम वाचक वाचिका जो हमारे शब्दों का जो प्रवाह है, दोनों में बहुत अंतर होता है। लिखने में जो प्रिंट मीडिया है उसमें जो समाचार में कई शब्द ऐसे होते हैं जो लगातार जनरल प्रयोग में काम में आते रहते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों को हम रेडियो और टेलीविज़न पर काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे निम्नलिखित शब्द, मतलब हम अखबार जो प्रिंट मीडिया है उस पर एक कोई खबर छप रही है और उसमें हम निम्नलिखित लिख सकते हैं कि निम्न में नीचे देखिए, निम्न का मतलब नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित, उपरोक्त ऊपर लिखा हुआ, अधो हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। ये माध्यम, ये जो शब्द है ये हम किस में काम में ले सकते हैं, प्रिंट मीडिया में तो काम में ले सकते हैं, लेकिन ये शब्द हम टीवी और रेडियो में काम में नहीं ले सकते। निम्नलिखित क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं है, उपरोक्त ऊपर कुछ है नहीं लिखा हुआ, अधो हस्ताक्षरित कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे अधो हस्ताक्षरित कुछ है ही नहीं, क्रमांक हम उसमें
देख नहीं सकते। भी अखबार में तो लिख देते हैं क्रमांक इतने पे ये देखिए, लेकिन हम टेलीविज़न और रेडियो में तो हम देख नहीं सकते, कहाँ सुनेंगे क्रमांक को और कहाँ टीवी में हम क्रमांक देखेंगे। तो इन शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है, ये केवल प्रिंट मीडिया के शब्द हैं। आगे देखो, इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है। इसको बच्चों ध्यानपूर्वक देख लेना। टेलीविज़न और रेडियो में जो द्वारा शब्द है, इससे बचने की कोशिश की जाती है, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ दोनों देने लगता है। जैसे ये जो द्वारा शब्द है, ये भ्रामक यानी भ्रम पैदा करने वाला, कई बार भ्रम पैदा करने वाला वो देने लगता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य पर गौर कीजिए। देखो, पुलिस द्वारा चोरी करते, यहाँ तक ही पढ़ा हमने और आगे हम उठ करके चले गए, या इतना ही सुना हमने कि पुलिस के द्वारा चोरी करते हुए और लाइट चली गई। तो चोरी किसने की? पुलिस ने। किसने चोरी की? पुलिस ने चोरी की, कि पुलिस द्वारा चोरी करते। यदि हमने इस समाचार को पूरा ध्यान से सुना है तो पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। समाचार पूरा ये है। समाचार पूरा क्या है ये, लेकिन यहाँ जो द्वारा शब्द है, पुलिस द्वारा चोरी, ये जो शब्द है ये भ्रम पैदा कर रहा है। क्या कर रहा है? भ्रम। आपने एक बहुत साधारण सा वाक्य सुना होगा कि कल कार्यालय बंद रखा जाएगा। उसमें यदि हम जैसे हम लिखते हैं कल कार्यालय बंद रखा जाएगा, बहुत अच्छी सी बात है, समझ में आ गया सबको? कल कार्यालय बंद रखा जाएगा। और यदि मैं इसको ये कर दूं बस, तो क्या हो जाएगा? कल कार्यालय को बंद रखा जाएगा। हो गया अर्थ का अनर्थ। इसी तरीके से पुलिस द्वारा चोरी करते लाइट गई और टेलीविज़न रेडियो दोनों बंद हो गए। तो क्या हुआ? हमने तो पुलिस ने चोरी करते हुए हमने तो यही सुना, पूरी न्यूज़ हमने सुनी नहीं है, दूसरा बुलेटिन सुनने को हमको टाइम नहीं मिला, तो हमारे दिमाग में बात हुई कि अब तो पुलिस भी चोरी करने लगी। यदि हम इसको पूरा पढ़ते हैं और पूरा सुनते हैं कि पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया, जब तो कोई बात नहीं, फिर भी कई लोगों को क्या है, पुलिस द्वारा चोरी करते, ये शब्द जो अगर ये वाक्य है ये दिमाग में बैठ गया तो बैठ ही गया। अब आप आगे देखो, इसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं? पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। ज़्यादा स्पष्ट है। ज़्यादा कौन सा स्पष्ट है? नीचे वाला, कि पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस तरीके का समाचार हमको बोलना है, ना कि हमने ये बोलना है कि पुलिस द्वारा चोरी करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। तो ये क्या, ये थोड़े भ्रम पैदा करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण बताया, ये यहाँ क्या है, ये यहाँ केवल शिरोरेखा की गलती हुई है। किसकी गलती हुई है? शिरोरेखा की गलती से क्या हो गया? मतलब अर्थ का अनर्थ बदल गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। उसी प्रकार पुलिस द्वारा चोरी करते हुए, तो मतलब इस तरीके अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए द्वारा शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं करना है हमको। इसके बजाय पुलिस ने 2 व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ा, ये ज़्यादा स्पष्ट लगेगा। इसी तरह यथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्द के प्रयोगों से बचना चाहिए। जहाँ टीवी पर जो समाचार बोले जा रहे हैं और जो रेडियो पर समाचार बोले जा रहे हैं, उनमें जब हम समाचार को लिख रहे हैं, जो समाचार लिखने वाला है उसको यथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अब आप कहोगे कि हम अंतर दिखाएं किसी चीज़ में, तो कैसे बताएं कौन से शब्दों का प्रयोग करें? उनकी जगह हमको और, या, लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको जो बच्चे मास कम्युनिकेशन में जाएंगे, 12वीं पढ़ने के बाद में बहुत सारे बच्चे मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना पसंद करेंगे, वो बच्चे यहाँ इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। हम टेलीविज़न के संवाददाता हैं, हम रेडियो के संवाददाता हैं, हम अखबार के संवाददाता हैं, तो हमें किस तरह कौन कौन से शब्दों को काम में लेना है। बच्चों, ये किताब आपके लिए इसीलिए लगाई गई है, पत्रकारिता के बारे में या कोई भी चीज़ जो आपको माध्यमों के बारे में, ताकि 12वीं के बाद में जो बच्चे तरह तरह के अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जाने वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये वाला जो माध्यम है, यानी जो ये पाठ है, वो लगाया गया है। तो आपको यहाँ ये समझना है कि हम यदि टीवी या रेडियो के संवाददाता बन रहे हैं तो हमें इस तरीके के जो शब्द हैं तथा, एवं, अथवा, व, किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से हमको बचना चाहिए। इनकी जगह हम और या लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों, सामाजिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, अतिरंजित उपमाएं यानी जो समाचार होते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, चाहे टीवी के हों, चाहे रेडियो के हों, इनमें अतिरंजित उपमाएं यानी अलंकार नहीं आते। ये कोई कविता ही नहीं है, सरल स्पष्ट भाषा में बोली जाने वाली सूचनाएं हैं जो जनता के लिए समाचार का रूप धारण कर लेती है। तो जो शब्दों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना चाहिए वो साफ सुथरे सरल भाषा में, और लिखने के लिए गैर जरूरी विशेषणों का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। जहाँ वास्तव में विशेषण का उपयोग करना है वही विशेषण का उपयोग करें। विशेषण आप सभी जानते हैं जो किसी शब्द की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। हर शब्द का समाचार में विशेषता बतलाने का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए गैर जरूरी विशेषण सामाजिक और तत्सम शब्दों का भी मतलब बहुत ज़्यादा उनको काम में ना लें। अतिरंजित उपमाएं यानी अलंकारों से हम उनको सुसज्जित ना करें, इनसे सबसे बचना चाहिए। इनसे भाषा कई बार क्या होती है, बोझिल हो जाती है, जटिल हो जाती है और हमको भारीपन उसमें महसूस होने लगता है। इसलिए समाचारों की भाषा साफ सुथरी स्पष्ट शब्दों में और सुंदर गरिमा पूर्ण भाषा में लिखी शैली में लिखी हुई होनी चाहिए। आप आगे देखो, मुहावरों के इस्तेमाल से भाषा आकर्षक और प्रभावी बनती है ना। जैसे मैंने आपको बोल के बता दिया कि हमको समाचार कैसे लिखने चाहिए, बहुत सीधा सा सरल सा मुहावरा, जैसे गागर में सागर, इस तरीके का मुहावरा लिखना, इस तरीके के हमको समाचार लिखने चाहिए। लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल से भाषा आकर्षक तो लगी, आपको समझ में तो आ गया, लेकिन क्या है, इनका उतना ही प्रयोग होना चाहिए जितनी इनकी आवश्यकता हो। अत्यधिक आवश्यकता से क्या हो, मुहावरे से क्या होता है, भाषा क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है। तो आप देखो, इसलिए उनका प्रयोग होना चाहिए किसका, मुहावरों का, लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहाँ जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रभाव को बाधित कर देते हैं। यानी भाषा जो बोली जा रही है, जो चीज़ हम बोल रहे हैं और बीच में हमने एक मुहावरा जो आने का जरूरी नहीं है लेकिन हमने घुसा दिया बीच में और फिर हम अपने समाचार को पढ़ने लगेंगे तो हमारी जो भाषा का स्वाभाविक प्रवाह है उसको वो मुहावरा बाधित करेगा। तो हमको क्या करना है, समाचारों का जो प्रवाह होता है जो हम बोल रहे हैं उसमें उन्हीं मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए जो स्वाभाविक हो, जो वास्तव में आने चाहिए और जो भाषा के प्रवाह को बाधित न करते हो। इस तरीके के मुहावरों का हमको प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा हमें किसी भी तरीके का मुहावरों का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं, यानी तरीके हैं। एक तो वाक्य छोटे छोटे हों, भाषा के जो हम समाचार लिख रहे हैं उसमें वाक्य छोटे हो और एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो। ये नहीं हो कि हमने मान लो हमको कोई एक बड़ा वाक्य, कोई बड़ी समाचार देना है, उसमें 2-3 समाचार है, एक समाचार में 2-3 समाचार है, तो ऐसा नहीं हो कि हमको वाक्य छोटे बता दिए कि भाई हमको तो वाक्य छोटा लिखना है, तो उस एक छोटे वाक्य में ही सारे समाचार घुसा दे तो उसे क्या सब कुछ मिला जुला सा हो जाएगा और दर्शक वर्ग उसको कुछ समझ नहीं पाएगा। तो लेखक क्या कहते हैं, वाक्य छोटे छोटे हो, एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो, यानी इतना धैर्य रखो। जो संवाददाता है, जो समाचार लिखने वाला है, उसको इस बात का धीरज होना चाहिए कि मैं एक वाक्य जो छोटा बनाया है उसमें मैं केवल एक ही बात कहूँ। वाक्यों में तारतम्यता हो कि कुछ टूटता या छूटता हुआ ना लगे। दूसरी बात यह है कि शब्द प्रचलित हो और उनका उच्चारण सहजता से किया जाए। नंबर 1, वाक्य छोटे हो। नंबर 2, अगर छोटा वाक्य है तो उसमें इतना धीरज रखें कि उसमें 3-4 समाचार के जो वाक्य हैं वो नहीं घुसाएं, यानी कि एक वाक्य में एक ही समाचार डालें। साथ ही तारतम्यता हो, स्वाभाविक प्रवाह हो, धारा प्रवाह, जो हम बोल रहे हैं समाचार वो धारा प्रवाह हो, तारतम्यता हो, यानी आपस में जोड़ो, एक समाचार से अगले समाचार तक का क्या हो, आपसी जोड़ो। एक ही मतलब एक समाचार है उसको हमको 3 लाइन में बोलना है तो तीनों लाइनों में आपस में तारतम्यता होनी चाहिए। कुछ टूटता या छूटता हुआ हमको ना लगे कि बीच में कोई समाचार टूट गया है या कुछ, मतलब समाचार वाचक है या संवाददाता जिसने भी उस समाचार को लिखा है उसने आधा समाचार बीच में ही छोड़ दिया है। दूसरी बात यह है कि शब्द ऐसे होने चाहिए जो कि प्रचलित भाषा में हो, जो कि हमारे जो प्रचलित शब्द हैं, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देवनागरी लिपि में लिखे गए जो शब्द हैं वो ही शब्द हमें काम में लेने हैं और उनका उच्चारण जो है सहजता से किया जा सके, ऐसे शब्द ही हमको काम में लेने। बहुत क्लिष्ट यानी जटिल शब्द हमको काम में नहीं लेने जिनका कि वाचक या वाचिका को उच्चारण करने में, धारा प्रवाह उच्चारण करने में कोई परेशानी हो। क्रय विक्रय ये शब्द है, इसकी जगह हमको खरीद बिक्री, क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना, खरीद बिक्री। स्थानांतरण की जगह हमें, जैसे स्थानांतरण शब्द है, मैं भी बोलने में एक बार थोड़ा सा वो स्थानांतरण, धारा प्रवाह कोई बोल रहा है, मान लो कोई समाचार कि इतने आईओएसओ का स्थानांतरण हुआ, या उसकी जगह अपन तबादला शब्द बोल सकते हैं। जो तबादला शब्द है उसमें अंग अनुनासिक शब्द नहीं आया और अनुनासिक शब्द नहीं आने से क्या है, धारा प्रवाह में कोई रुकावट नहीं होगी, या बोलते बोलते ही आ जाए इतने आईएएस, इतने अफसरों का, इतने कर्मचारियों का यहाँ से वहाँ स्थानांतरण किया गया। अभी तो मेरी जैसे जबान पे स्थानांतरण शब्द आ गया, लेकिन यदि कोई व्यक्ति धारा प्रवाह बोलता जा रहा है तो एक बार ये जो अनुनासिक शब्द है ये क्या करेगा, थोड़ा सा जो वो अपने आवाज़ को ऊंची करेगा, ना के ऊपर अंग की बिंदी जब बोलेगा तो थोड़ा सा अटक जाएगा। इसलिए स्थानांतरण शब्द की जगह तबादला, पंक्ति शब्द की जगह हम कतार,
ये देखो, ये इनके सारे क्या है, पर्यायवाची है। और टीवी में सहज माने जाते हैं। किस में माने जाते हैं? टीवी में। ये शब्द टेलीविजन के जो समाचार हैं उनमें सहज माने जाते हैं। क्रय विक्रय की जगह खरीद बिक्री, स्थानांतरण की जगह तबादला और पंक्ति की जगह कतारी, इन शब्दों का हमको प्रयोग करना है। यानी वैसे शब्द जो बोलचाल के करीब हो, उनमें विद्वता ना झलके, बल्कि अपना सहज या सहज पड़ोस दिखाई दे, वो शब्द हमको बोलने चाहिए जो कि हमसे निकटता रखते हो। जो शब्द हमारे पड़ोस में रहते हो, पड़ोस में रहने का मतलब जिनको हम दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हो, वो ही शब्द हमें समाचारों में प्रयोग करने चाहिए। वैसे पंक्ति शब्द है, स्थानांतरण शब्द है, हम बोलते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वाचक वाचिका जब इसको बोलेंगे तो इनमें क्या है, अनुनासिक शब्द है, अंग के शब्द है, इन शब्दों को छोड़ करके इनके जो पर्यायवाची दूसरे सरल शब्द है, कतार है और तबादला है, इस तरीके के शब्दों को काम में लेना चाहिए। अब देखो बच्चों, हम एक गतिविधि देखते हैं कि नेशनल चैनल पर आप देखते हो इस तरह टीवी पे समाचार आते रहते हैं। नेशनल चैनल पर प्रसारित रात 9 बजे के समाचार बुलेटिन को ध्यान से देखिए। नेशनल चैनल जानते हो आप लोग, तो बहुत सारे चैनल देखते होंगे प्राइवेट। पहले जब हम लोग थे तब हमारे वहाँ, हमारे समय में केवल दूरदर्शन एक नेशनल चैनल आया करता था, जिसे हम DD1 कहते थे। फिर उसके बाद में एक DD2 भी आ गया। तो ये होता है दूरदर्शन का नेशनल चैनल, DD1 DD2। तो रात को 9 बजे एक समाचार बुलेटिन आता है इस पर। वैसे तो आप समाचार आज तक पे देखते हो, इसके अलावा इंडिया टुडे पे देखते हो, बहुत सारे समाचार चैनल है, बहुत सब चैनलों पे समाचार आते हैं। लेकिन आप केवल नेशनल चैनल, यानी कि जो हमारे सरकार की तरफ से चलाया जाता है जो चैनल है, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है, उसका एक चैनल रात 9 बजे समाचार बुलेटिन आता है। आप उसको ध्यान से देखो और ध्यान से देख करके उसे सुनो, और सुने गए समाचारों में जो बाइट है, जो कथन है, जो वॉयस ओवर और नेट को अलग अलग करके लिखें और अगले दिन कक्षा में इस पर चर्चा करें। यानी वो जो समाचार बोले जाते हैं ना बच्चों नेशनल पे, ये इसीलिए बताए गए, वो क्या है, एक फ्लो में अच्छे से बोले जाते हैं, केवल समाचार की तरह। वो उन तरह नहीं है जैसे कि और बाकी चैनलों पे समाचारों में अतिरंजिता, यानी बहुत सारी अलंकार उपमाएं चढ़ा दी जाती है और समाचार को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। वो क्या है, बाकी सारे प्राइवेट चैनल्स इसी तरीके का काम करते हैं, लेकिन नेशनल पर जो समाचार आते हैं वो सीधे, सिंपल और सही समाचार आते हैं। उन समाचारों को आप सुने और सुन करके उसमें से जो बाइट आए हैं, यानी जो कथन आए हैं, जो वॉइस ओवर आया है, और जो नेट यानी जो प्राकृतिक जो ध्वनियाँ बीच बीच में आई है, उनको लिखें और उनको अलग अलग करें, और करके अगले दिन कक्षा में इस पर क्या करें, चर्चा करें। यानी आज शाम को आप सब बच्चे बैठ करके, जैसे आज आपकी क्लास लग रही है, उसमें बैठ करके तय कर लें कि आज 9 बजे हमें ये बुलेटिन सुनना है, और हमको उसमें से बाइट, वॉइस ओवर और नेट को अलग अलग करके लिख के लाना है कि कहाँ वॉइस था, कहाँ बाइट था, कहाँ ओवर वॉइस था, और कहाँ नेट की ध्वनि आ रही थी। ये हमने कल पिछली कक्षा में टेलीविजन का जो ढांचा फॉर्मेट है उसमें पढ़े थे। तो इस तरह अलग अलग करके लिखने से आपको क्या है, समाचार लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ आज रेडियो और टेलीविजन पर किस प्रकार सरल और स्पष्ट भाषा में समाचार लिखने चाहिए उसके बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त की। साथ ही एक गतिविधि मैंने आपको यहाँ बताई है कि आप नेशनल चैनल का समाचार सुनिए, वो बहुत सीधा और स्पष्ट सरल शब्दों में आता है, और उसमें से बाइट, वॉइस ओवर और नेट को अलग अलग करने का प्रयास कीजिए। तो आज हमने ये सब भाषा शैली के बारे में पढ़ा। कल हम अपना अगला माध्यम इंटरनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और इस गतिविधि को, यानी कि इस क्रियाविधि को करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।